आज की जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और रायपुर में एक बहुत ही सभ्य परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया इंजीनियर थे और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटियां और 1 बेटा था। ये परिवार इतना सभ्य था कि समाज में इनकी काफी ज्यादा प्रतिष्ठा भी थी और इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था रूपल। रूपल महज 23 वर्ष की थी और उसका सपना था एयर होस्टेस बनने का। इस वजह से जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई रूपल खत्म कर लेती है, वैसे ही एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी के थ्रू उसे मौका मिल जाता है एयर होस्टेस बनने का। उसने अपनी सारी पढ़ाई चंडीगढ़ से कंप्लीट की थी, लेकिन जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसे एयर होस्टेस बनना है तो परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे कि अब रूपल आगे एयर होस्टेस बन जाएगी। कुछ ही वक्त में वो अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेगी। जिस प्राइवेट कंपनी के थ्रू उसे अब एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करनी थी, ये कंपनी मुंबई में था। इस वजह से उसे अब आगे की पढ़ाई करने के लिए रायपुर से मुंबई जाना था। परिवार के लिए काफी आम बात था, क्योंकि रायपुर में पहले से ही उसकी एक कजन यानी रूपल की एक कजन रहती थी। रूपल के कजन का नाम ऐश्वर्या था और रूपल भी उसके साथ रहने मुंबई की तरफ अपने पूरे साजो सामान के साथ पहुंच जाती है। महज 3 महीने होते हैं, दोनों साथ में काफी अच्छे से टाइम एक्सपेंड कर रहे थे। रूपल अपनी ट्रेनिंग के लिए एकेडमी जाया करती थी और उसके बाद तय समय पे वो घर वापस आ जाया करती थी। परिवार से जुड़ी थी, इस वजह से परिवार को सुबह निकलते समय कॉल भी किया करती थी, घर पहुंचने के बाद भी कॉल किया करती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि रक्षाबंधन के फंक्शन के लिए उसकी चचेरी बहन ऐश्वर्या को घर जाना होता है। रायपुर की तरफ ऐश्वर्या रुख मोड़ती है। अपने साजो सामान के साथ वो कुछ दिन छुट्टियां मनाने घर जा रही थी, लेकिन रूपल घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे आगे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी, जिस वजह से वो मुंबई में ही रुक जाती है। जिस अपार्टमेंट में रूपल अपने कजन ऐश्वर्या के साथ मुंबई में जिस अपार्टमेंट में रहती थी, वो मुंबई के अंधेरी ईस्ट में था और इसका नाम था एजे कोऑपरेटिव हाउस सर्विस अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में दोनों ही एक फ्लैट में रहा करते थे। अब जब उसकी कजन ऐश्वर्या रायपुर वापस चली जाती है और अकेली रूपल अपने फ्लैट में रहती है, तो वो हमेशा आमतौर पर सुबह ही अपने परिवार वालों को कॉल लगा लिया करती थी। संडे का दिन था और संडे के दिन महज रूपल आराम से उठती थी, आराम से अपने काम करती थी। उस दिन शायद उसकी छुट्टी हुआ करती थी। एक दिन संडे का दिन होता है, रूपल अपने फ्लैट पे थी और सुबह सुबह अपने माँ पापा को कॉल करके अपने हाल चाल बयां कर रही थी। सुबह 10:30 बजे उसकी बात हुई थी उसकी फैमिली के साथ और उसके बाद रूपल अपने फ्लैट में ही थी। लेकिन 12:30 बजे के आसपास जब दोबारा रूपल की माँ ने कॉल किया उसे, तो फिर वो कॉल नहीं उठा रही थी। माँ बाप को ये लगता है कि शायद वो एकेडमी चली गई होगी या फिर कुछ काम होगा या फिर रेस्ट कर रही होगी, क्योंकि संडे का दिन है। इस वजह से माँ बाप उस समय बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं, थोड़े वक्त तक इंतजार करते हैं। लेकिन जब शाम बीत जाती है और रात का समय आ जाता है, तब उनकी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि वो लगातार शाम से ही कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश रूपल से कर रहे थे, लेकिन रूपल का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब इस वजह से माँ को चिंता होती है और फिर माँ ऐश्वर्या को फोन लगाती है, जो कि उसकी कजन थी। ऐश्वर्या को कॉल लगाने के बाद कहती हैं कि अगर तुम्हारा कोई जान पहचान का दोस्त है तो उसे फ्लैट पे भेजो और देखो कि रूपल कहाँ है, क्योंकि रूपल से बातचीत 12:30 बजे के बाद से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान हूँ। इधर उसकी बहन भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं था, वो देर सबेर आ ही जाती थी घर पे एकेडमी से और इतना लेट नाइट हो गया फिर भी वो रिप्लाई नहीं कर रही है। तो फिर वो भी चिंता करती है और फिर एक दोस्त को फोन लगाती है बॉम्बे में। मुंबई में फोन लगाने के बाद वो कहती है कि मेरी बहन जो कजन सिस्टर है उसके पास जाओ, फ्लैट में वो अकेली है और वो काफी वक्त से फोन नहीं उठा रही है, तो क्या मामला है जरा जाकर देख लो, पूछ लो उसका हालचाल सब सही तो है ना। ये दोस्त जैसे ही ऐसा सुनता है वैसे ही अपने घर से निकलता है, फ्लैट की ओर जाता है और जैसे ही रूपल के फ्लैट के बाहर पहुंचता है तो काफी देर तक घंटी बजाता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। अब ऐसा देख करके मंजर काफी सारे लोग वहां से जो आ रहे थे जा रहे थे अड़ोस पड़ोस के, वो भी थोड़ा सा रुक जाते हैं और फिर सोचने की समझने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, कोई कितनी देर से बेल बजा रहा
है लेकिन अंदर से कोई खोल क्यों नहीं रहा है। अब इस वजह से लोग परेशान होते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं। जब गेट को खुलवाया जाता है तब सामने का मंजर देखकर सब सहम जाते हैं। रूपल फर्श पे पड़ी थी, काफी ज्यादा खून फर्श पे बिखरा पड़ा था और रूपल की मौत हो चुकी थी। रूपल के गले पे बहुत तेज धारदार हथियार से किसी ने हमला किया था, जिसकी वजह से रूपल के शरीर का सारा खून बह चुका था। इसके बाद रूपल के परिवार वालों को सूचित किया जाता है कि उनकी बेटी के साथ इस तरह का हादसा हुआ है और साथ ही नजदीकी पुलिस थाने पे भी फोन लगाया जाता है। टेलीफोन पहुंचते ही पुलिस की एक टीम मौके वारदात पे पहुंच जाती है और बॉडी की शिनाख्त करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पे उसका पोस्टमार्टम होना था। इधर फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। टोटल फिंगरप्रिंट और सारे सबूत जो थे उसे इकट्ठा करने की कवायद पूरी कर रही थी। पुलिस पूरा पूछताछ भी करती है, बयाने भी दर्ज करती है और पूरे रूम का फ्लैट का मुआयना करती है। उसके बाद इस फ्लैट को सील कर दिया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन यहां से आगे बढ़ती है। इस पूरे जांच पड़ताल में संडे का पूरा रात निकल जाता है और अब मंडे की सुबह आ जाती है। इधर रूपल का परिवार भी अब मंडे को पहुंच चुका था मुंबई और उसने जब पुलिस को बयान दिया कि उनकी बेटी से लगभग 12:30 बजे उनकी बातचीत हुई थी, लास्ट कॉल हुआ था और उसके बाद बातचीत नहीं हुई। इस बिहाफ पे, इस लिहाज पे अब पुलिस ने जितने भी लोग थे आसपास फ्लैट के, जो भी वहां पे कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। इस सोसाइटी के जो हाउसिंग मैनेजमेंट थे उनसे भी पूछताछ करती है और अब लिहाजा पुलिस सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालने की कोशिश करती है। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो इस बिल्डिंग के आसपास लगभग 35 लोग नजर आते हैं। इन 35 लोग में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था सिंगल जो कि इस सोसाइटी के बाहर का था। सारे लोग ही अमूमन इस सोसाइटी में रहने वाले ही थे, जिनका आना जाना इस फ्लैट के आसपास से दिखाई दे रहा था। सभी के बयान लिए जाते हैं लेकिन किसी पे भी पुलिस को शक नहीं होता है। अब लिहाजा पुलिस कोशिश करती है जितने भी हाउसिंग स्टाफ होते हैं उन सभी से बातचीत करने की और उनके भी डिटेल्स को खंगालने की। जैसे ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, जितने भी स्टाफ मेंबर थे, सफाई कर्मचारी थे, उन सभी की लिस्ट निकाली जाती है, उन सभी की लोकेशन देखी जाती है, उन सभी को सीसीटीवी में उस दिन खंगाला जाता है। पुलिस को ये बात पता था कि 12:30 बजे के बाद ही जो भी घटना हुई है वो घटी है और दोपहर तक ये वारदात शायद हो चुका था। इस वजह से पुलिस ने सुबह से लेकर दोपहर तक की जितनी भी हाउस कीपिंग सर्विस में स्टाफ थे उनकी लिस्ट निकाल करके उनके भी बयान दर्ज करने की कोशिश करती है। जब एक एक करके सारे ही स्टाफ्स के बयान लिए जाते हैं तो किसी पे शक नहीं आता है। केवल एक बंदा ऐसा था जिसपे शक आ जाता है पुलिस का, क्योंकि एक ऐसा हाउसिंग स्टाफ था जिसपे पुलिस की शक की सुई आकर अटक जाती है, जिसका नाम था विक्रम अटवाल। विक्रम अटवाल पे शक की सुई इसलिए घिर जाती है क्योंकि जिस वक्त वो आने की अपनी जानकारी दे रहा था उस वक्त वो कैमरे में अपने जो ड्रेस होती है हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट की वही ड्रेस में दिखता है, लेकिन जाने का जो उसका वक्त था वो 2:30 बजे का था, लगभग 2:30 PM का था और वो किसी और ड्रेस में निकल रहा था इस सोसाइटी के बाहर। मतलब आते वक्त उसने कुछ और कपड़े पहने थे और जाते वक्त कुछ और कपड़े पहने थे। इस लिहाज से अब इस विक्रम पे आकर जो शक की सुई थी वो पुलिस के अटक जाती है। पुलिस इस लिहाज से बहुत सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पता लगता है कि विक्रम की वाइफ भी इसी सोसाइटी में हाउसिंग कीपिंग का काम करती है और दोनों ही मियां बीबी यहाँ पे कार्यरत हैं। अब जब विक्रम से पूछा जाता है कि तुम क्यों ये जो ड्रेस तुमने पहना हुआ था ये तुम्हारा पहनना जरूरी है काम के वक्त, लेकिन तुम यहाँ से निकल रहे हो 2-2.5 घंटे के बाद और जिस फ्लैट में तुम दिखाई देता है कि वो रूपल के फ्लैट के पास ही गया था, लास्ट जो फुटेज थी उसकी, तो वहाँ से 2.5 घंटे क्यों लग गए उसको निकलने में? क्योंकि जब भी कोई फ्लैट की सफाई होती है आधे घंटे काफ़ी होते, 1 घंटे काफ़ी होते, लेकिन 2.5 घंटे क्यों हो गए? तो जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब वहाँ पर विक्रम अब टूट जाता है और बताता है कि रूपल जो थी उस पर उसकी गंदी निगाहें बहुत वक्त से थी और इस वजह से वो ताक में था कि रूपल के साथ कुछ जबरदस्ती कर सके। जब उसकी बहन ऐश्वर्या गांव की ओर चली जाती है और वो अकेले रूपल बच जाती है फ्लैट के अंदर, तो वो मौका ही ढूंढ रहा था कि कब उसे मौका लगे और उसने जो साजिश रची थी उसका अंजाम दे पाए वो। इस वजह से उसने संडे का दिन तय किया क्योंकि रूपल इस दिन एकेडमी नहीं जाती थी। वो जानता था कि रूपल फ्लैट में ही मिलेगी। सफाई के बहाने वो फ्लैट में जाता है और फ्लैट में जाने के बाद रूपल से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रूपल बीच बचाव करने की कोशिश करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जब रूपल नहीं मानती है तब धारदार
तेज हथियार से वो रूपल के गले पे वार करता है। उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करता है। फिर उसे पता था कि अब जो खून है वो उसके कपड़े पे लग चुका है, तो उसने कपड़े भी एक्स्ट्रा साथ में लाए थे और फिर वो कपड़ा बदलता है और वहां से फिर निकल जाता है। लेकिन पुलिस को विक्रम कुछ ऐसे गुमराह कर रहा था कि ये सारी ही चीजें उसने पहले से प्लान नहीं की थी, उसने अचानक से ऐसा कुछ सब कुछ किया था। लेकिन पुलिस ये बात बिल्कुल नहीं मान रही थी, क्योंकि पुलिस का कहना था कि अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती करना चाहता है तो हत्या के इरादे से चाकू लेकर के क्यों जाएगा, और साथ में उसने एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखा था। इस लिहाज से पुलिस और सख्ती से जब पूछताछ करती है तब विक्रम बताता है कि उसने पहले से ही ऐसा प्लान कर रखा था कि अगर वो ना बोलेगी तो उसकी वो हत्या कर देगा। अब जब ये बात सामने आती है तब सारे ही लोग ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि एक 23 साल की लड़की जिसका उड़ान भरने का एक सपना था, जो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, अपने समाज में अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहती थी, उसके इज्जत को और उसकी जो जान है उसकी कीमत को ना समझते हुए किसी ने उसको इस मुकाम तक पहुंचने से रोका और इतनी दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी। तो इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी इंसान का खून जरूर खौल जाएगा। वैसे तो इस विक्रम को पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। इस पे जो भी धाराएं थे, मुकदमाएं थे, वो आगे चलाई गई। अदालत में इसका केस अभी भी चल रहा है और इसकी सजा उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द इसे मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी जो थी वाकई ही काफ़ी ज़्यादा दिल को झकझोर देने वाली थी। अगर दोस्तों आप भी ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की कहानी मेरी यहीं तक थी। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो दोस्तों, जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार को खुश रखें। धन्यवाद।